हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं जो संसदीय कार्यवाही होती है उसके बारे में। तो आइए देखिए, समझिए कि जो संसदीय कार्यवाही है वो कैसे होती है, उसको समझिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए ये 2 पीरियड में होता है। इसके लिए 2 टाइम बनाए गए हैं। कौन कौन से टाइम बनाया गया है तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूं, एक होता है आपका 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। कब से? पहला जो इनका पीरियड चलता है वो चलता है आपका 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। दूसरे पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक चलता है। 3 बजे शाम से लेकर आपका 7 बजे शाम तक जो है कि दूसरी कार्रवाई चलती है। पहले जो घंटा होता है, अगर पहले घंटा की अगर मैं बात करूं तो पहला घंटा जो होता है आपका वो प्रश्नकाल का होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रश्नकाल का। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं पहला घंटा आपका जो होता है प्रश्नकाल होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, इस घंटा में सदस्यों द्वारा संबंधित जो मंत्री होते हैं, क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या किया जाता है? उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंतर्गत जो प्रश्न होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत जो है कि प्रश्न जो होते हैं, पहला होता है आपका तारांकित प्रश्न। अगर दूसरा मैं बात करूं कि क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको समझिए। दूसरा होता है अतारांकिक प्रश्न। क्या होता है? अतारांकिक प्रश्न। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तारांकिक प्रश्न की, तो तारांकिक प्रश्न में क्या होता है कि मंत्री से जो संबंधित मंत्री होते हैं उनसे सदस्यों के द्वारा जो है कि मौखिक रूप से प्रश्न पूछा जाता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? मौखिक रूप से प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब जो मंत्री हो देते हैं वो मौखिक रूप से ही देते हैं। लेकिन अतारांकिक प्रश्न में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन तो पूछा जाता है लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मंत्री है वो मौखिक रूप से प्रश्न दे, वो लिखित में इसका प्रश्न देते हैं। किस में देते हैं? लिखित में वो इसका उत्तर देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तारांकिक प्रश्न के अंतर्गत, उसमें जो मंत्री होंगे वो लिखित में अपना जो है कि उत्तर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद से अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो तीसरा पॉइंट आता है इसके अंतर्गत वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत मंत्रियों को 10 दिन पहले सूचना देकर क्या की जाती है, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। कितने दिन पहले सूचना देकर? 10 दिन पहले जो है कि सूचना दी जाती है और सूचना देने के बाद से जो है कि मंत्रियों से जो है कि प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद से जो चौथा आता है, अगर मैं उसकी बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि चौथा नंबर क्या आता है, तो चौथा नंबर आता है शून्यकाल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको याद रखने हैं कि शून्यकाल की अगर मैं बात करूं तो शून्यकाल में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? शून्यकाल देखिए यह दूसरा घंटा होता है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? यह दूसरा घंटा होता है और इसमें जो है कि बिन सूचना दिए जो मंत्रियों से प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। क्या किए? बिन सूचना दिए मंत्रियों से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि सूचना दिए बिना, यानी कि पूर्व ही प्रश्न पूछ लिया जाना आपका शून्यकाल कहलाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आ चुका है पेपरों में, तो इसको आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद से अगर मैं बात करूं, इसी में एक पॉइंट आता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आता है कि ये जो शून्यकाल है आपका 1962 की अगर मैं बात करूं तो यह भारत की देन है। जो है कि भारत की देन है, यह किसी देश से नहीं लिया गया है, जबकि यह भारत के द्वारा ही बनाया गया है। क्या किया गया है? शून्यकाल जो है कि भारत के द्वारा ही बनाया गया है, किसी देश के संविधान से लिया नहीं गया है। अब बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो संसद का नियम आता है उसको समझिए, कि जो संसद का नियम है उसको समझिए।
क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक नियम आता है इसमें, अगर मैं उसकी बात करूं तो नियम नंबर आता है आपका 184। इसमें क्या कहा गया है कि मंत्रियों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर, ठीक है, बहस होती है, बहस के बाद से क्या होता है, आपका मतदान होता है। ठीक, उसके बाद से दूसरा नियम आता है, नियम की अगर मैं बात करूं तो 193 आता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत मंत्रियों के बीच में क्या होता है कि किसी मुद्दे को लेकर बहस होता है, बहस के बाद से जो है कि मतदान होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मतदान होता है लेकिन वर्तमान जो सरकार है इस मतदान में अगर हार जाती है तो पूरे मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद को आपका इस्तीफा देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को डाउट कोई नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। अब मैं बात करूं कि इसी परिप्रेक्ष्य में जो सदन में लाए जाने वाले कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं उसके बारे में देखते हैं, जो कि आपका, जैसे अगर मैं बात करूं अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव अगर आ जाता है लोकसभा में और पारित हो जाता है तो क्या होता है कि लोकसभा में जितने भी मंत्रिपरिषद होते हैं उन सबको क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से जो है कि अगर मैं बात करूं कि जो सदन में लाए जाने वाले प्रस्ताव हैं उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो संसद में लाए जाने वाले, संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव, तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव है इसमें पहला आता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये लोकसभा के द्वारा लाया जाता है और कितने सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, तो 50 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। और यह जो है कि लोकसभा में अगर पारित हो जाता है तो लोकसभा में जितने भी मंत्रिपरिषद हैं, जितने भी मंत्रिमंडल है, सबको क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं आता है आपका स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। अगर इसकी अगर मैं बात करूं कि जो स्थगन प्रस्ताव है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह भी जो है कि 50 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा, 50 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है और अपने अपने सदन में लाया जाता है, अपने अपने सदन में लाया जाता है। जैसे अगर लोकसभा है तो लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा है तो आपका राज्यसभा में लाया जाएगा। क्यों लाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, स्थगित करने के लिए लाया जाता है। किसके लिए लाया जाता है, स्थगित करने के लिए लाया जाता है सदन की कार्यवाही को। अब मैं बात करूं कि अगला जो आता है आपका वो क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए। तीसरा अगर मैं बात करूं तो आता है आपका ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस लिए लाया जाता है कि यह किसी मुद्दे को लेकर अगर मंत्री जो है कि भूल गया है, किसी चीज को लेकर किसी मुद्दे को भूल गया है, तो यह प्रस्ताव लाया जाता है उस पर ध्यान को आकर्षित करने के लिए। क्या करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए ये लाया जाता है। ठीक है, यानी कि मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी मुद्दे पर जो है कि ध्यान आकर्षित प्रस्ताव को लागू किया जाता है। तो ये थे आपके संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये सारी चीजें, क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने संविधान के बारे में जानें। अगर आप अपने संविधान के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आपको जो है कि भारतीय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जो है कि अपने संविधान, अपने रूल रेगुलेशन, अपने नियम कानून, अपने कायदे कानून को ही नहीं जानते हैं
तो फिर जो है कि आप कैसे जो है कि इस 21वीं सदी में कैसे जो है कि आप टहल सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, तो इन सारी चीजों का आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो है कि आगे बढ़ते हैं और आगे जो भारत सरकार की निधियां आती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो भारत सरकार की निधियां आती हैं, आइए देखते हैं उसको। तो अब बात करते हैं कि जो भारत की निधियां आती हैं उसके बारे में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की निधियां, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो एक ट्रिक है मेरे पास, वो देखिए, ट्रिक है आपका सलोवा। ठीक है, स से अगर मैं बात करूंगा क्या होता है, तो भारत की संचित निधि। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? भारत की संचित निधि। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो अनुच्छेद आते हैं आपके, उसकी अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद आपका आता है 266। किसी को कोई दिक्कत? लो से अगर मैं बात करूं तो भारत की लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि। इसके लिए मैं अनुच्छेद की बात करूं कि अनुच्छेद क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको आप लोगों को बिल्कुल जो है कि आसान भाषा में याद कर लेनी है कि लोक लेखा निधि, इसका जो आर्टिकल आता है वो आपका आता है 266A या क या फर्स्ट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। इसके लिए अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद आपको याद कर लेने हैं। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? आपका इसके लिए अनुच्छेद आता है 267। देखिए 266, 266A, 267। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं बात करूंगा कि जो भारत की संचित निधि आती है उसके बारे में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की संचित निधि, इसकी अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार के जितने भी आय व्यय होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी उनकी इनकम होती है और जितने एक्सपेंडिचर होते हैं भारत सरकार के, वो सारी चीजों का गणना इसी के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? भारत सरकार की संचित निधि के माध्यम से किया जाता है। और मैं बात करूं कि इस संचित निधि के माध्यम से ही जितने भी भारत के संवैधानिक पद आते हैं, जैसे आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अगर मैं बात करूं सांसदों, और मैं बात करूं आपके जो महालेखा परीक्षक आता है, आपका जो कैग आता है, महान्यायवादी आता है, राष्ट्रपति आते हैं, इन सब का अगर मैं बात करूं, यूपीएससी का अध्यक्ष आता है, और आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो भी आते हैं, उन सारों का जो है कि वेतन भत्ते सारे जो है कि आपके कहां से प्राप्त होते हैं? वो आपके भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है। अब देखिए एक चीज और देखिए कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी अगर मैं बात करूं तो उनका वेतन भत्ता जो जब उनका कार्यकाल चल रहा होता है उस दौरान कौन देता है? तो राज्य की संचित निधि देती है। कौन देती है मेरे प्यारे दोस्तों? राज्य की संचित निधि देती है। लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनका पेंशन की अगर मैं बात करूं तो उनका पेंशन कौन देता है? तो भारत सरकार की संचित निधि से उनका पेंशन प्राप्त होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि इसके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का व्यय बिना संसदीय अनुमोदन के नहीं निकाला जा सकता है। यानी कि इसके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का जो व्यय होगा वो बिना संसदीय अनुमोदन के नहीं निकाला जा सकता है। ये पॉइंट आप लोगों को नोट करके रखने हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे मैं बात करूंगा कि जो हमारा लोक लेखा निधि आती है उसके बारे में, तो उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों लोक लेखा निधि के बारे में। देखिए यह एक सार्वजनिक उपक्रम है। क्या है यह? सार्वजनिक आपका निधि है जिसमें जो है कि भारत सरकार के द्वारा, अगर मैं बात करूं कि इसी से पैसा निकाला जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा इसी से पैसा निकाला जाता है। और कोई भी फंड होता है, जैसे मैं बात करूं आपका पीएफ, ठीक,
प्रोविडेंट फंड की अगर मैं बात करूं तो भी आपका इसी से निकाला जाता है। इंदिरा आवास की अगर मैं बात करूं तो इसी से निकाला जाता है। विकास पत्र, किसान विकास पत्र इत्यादि जितने भी होते हैं ये सारे जो है कि ये सार्वजनिक रूप से होती हैं और यहीं से भारत सरकार को पैसा निकाला जाता है। और ये पैसा जो होता है डायरेक्ट किसी माध्यम से पहुंच जाता है, जैसे आपका बैंक हो गया या डाकघर के माध्यम से जो है कि डायरेक्ट पैसा प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो है कि आपकी लोक लेखा निधि जो हो जाती है वो सार्वजनिक धन होता है जिससे भारत सरकार जो है कि पैसा निकालती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगली जो निधि आती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारत सरकार की जो आकस्मिक निधि आती है, भारत सरकार की आकस्मिक निधि, उसके बारे में समझिए कि क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी भारत सरकार की जो आकस्मिक निधि होती है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो आकस्मिक निधि होती है इसमें क्या होता है कि सरकार जो है कि समय समय पर इसमें क्या करती है, पैसा डालती रहती है और इससे निकालती रहती है। इस पे पूर्ण अधिकार अगर मैं बात करूं किसका होता है तो वो होता है आपका राष्ट्रपति का। किसका होता है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से क्या होता है कि इससे पैसा निकाला जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे बाढ़ आ गया आपके यहाँ, सुनामी आ गई, कोई और आपदा आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गया, तो उस दौरान जो है कि पैसा तो तुरंत निकाल लिया जाता है इससे, लेकिन बाद में जो है कि संसदीय अनुमोदन और राष्ट्रपति से जो है कि अनुमोदन ले लिया जाता है। और अनुमोदन लेने के बाद से जो है कि उसको क्लोज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है कि आप आकस्मिक निधि से इतना पैसा निकाला गया है और ये जरूरत थी जिसकी वजह से इसको निकाला गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए जो भारत सरकार की आकस्मिक निधि होती है इस पे जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जो भारत सरकार की समितियां बनाई जाती हैं जो संसद को समय समय पर क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, तो उनके बारे में देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों जो भारत सरकार की समितियां आती हैं उसके बारे में, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, भारत सरकार की समितियां, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए संसद की सहायता के लिए समय समय पर क्या होता है, इन समितियों का गठन किया जाता है। और इन समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं उनके चुनाव की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। और इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन जो मंत्री होते हैं, मंत्री इन समितियों के जो है कि अध्यक्ष नहीं होते हैं या सदस्य नहीं होते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, भारत सरकार की जो समितियां हैं इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका स्थायी समिति, दूसरा होता है अस्थायी समिति। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि जो अस्थायी समिति होती है जो है कि क्या होती है उसको समझिए। तो अस्थायी समिति जो होती है वो आपका 1 वर्ष के लिए बनाई जाती है। क्या होता है? 1 वर्ष के लिए बनाई जाती है, 1 वर्ष के लिए बनाई जाती है। लेकिन आपकी अस्थायी समिति जो होती है ये बनाई जाती है जैसे ही किसी कार्य को करने के लिए अस्थायी समिति बनाई गई, फिर वो जब कार्य समाप्त हो जाता है तो ये आपकी अस्थायी समितियां क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूं कि अस्थायी समिति में आपका जो है कि कितने भागों में बांटा गया है और अस्थायी समिति को कितने भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसमें देखिए आपकी अगर मैं बात करूं तो ये 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका कृषि समिति, दूसरा आपका जो है आपका तदर्थ समिति होता है, तदर्थ समिति, कृषि समिति। ठीक है, अब मैं बात करूं कि जो अस्थायी समिति होता है वो कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आपका जो है कि 3 भागों में बांटा गया है। वो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्या है आपका? पहला है आपका प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, या इसका एक और नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है? मितव्ययता समिति, मितव्ययता समिति। दूसरा और इसका एक और नाम है, उसकी अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है लघु संसद। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? लघु संसद। दूसरा अगर मैं बात करूं कि क्या है तो आपका आता है, अगर मैं बात करूं कि लोक लेखा समिति,
क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो लोक उपक्रम समिति आता है। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, फिर तदर्थ समिति के बारे में हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहला देखते हैं प्राक्कलन समिति, मितव्ययिता समिति या लघु संसद क्या होता है उसको समझिए। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, जो पहला आता है आपका प्राक्कलन समिति, तो देखिए इसके बारे में बात करता हूं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 30 होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो आपके आएंगे 30। कितने आएंगे? 30। और मैं बात करूं कि ये जो सदस्य होते हैं इनका जो अध्यक्ष चुना जाता है जो है कि वह किस दल से चुना जाता है, तो सत्तारूढ़ दल से चुना जाता है। सत्तारूढ़ दल से जो है कि चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद से मैं बात करूं कि जो प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य है वो क्या है, इसका प्रमुख कार्य की अगर मैं बात करूं प्रमुख कार्य की, तो इसका जो कैग का रिपोर्ट होता है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए जो है कि आपका इसको बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? प्राक्कलन समिति को, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो 30 सदस्य होते हैं ये आपके कहाँ के होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ये 30 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं। दूसरा आपका कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? दूसरा अगर मैं बात करूं क्या था आपका, तो दूसरा आपका लोक लेखा समिति था। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। इसकी अगर मैं बात करूं तो यह भारत की सबसे पुरानी समिति है। भारत की सबसे पुरानी समिति, भारत की सबसे पुरानी समिति है। ये कब गठित हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1919 के एक्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में बनी थी। 1919 के एक्ट द्वारा अगर मैं बात करूंगा तो ये कब बनी थी? 1921 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका प्रयोग किया जाने लगा था। इसका मुख्य कार्य क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसको देखिए। तो देखिए इसका भी जो प्रमुख कार्य है वो क्या है आपका? कैग की रिपोर्ट की जांच करना। क्या करना? रिपोर्ट की जांच करना कि भैया जो है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसकी रिपोर्ट की जांच करना। अगर नहीं करेगा तो भैया भारत सरकार के आय व्यय का कैसे पता लगेगा कि कितना घोटाला हो गया, कितना क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है कि इन समितियों को बनाया जाता है। और मैं बात करूं कि जितने भी आय व्यय होते हैं उन सारों की जांच करने के लिए बनाया जाता है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो भी आय व्यय होते हैं, यानी कि सार्वजनिक जो कंपनियां होती हैं, उन सार्वजनिक कंपनियों की रिपोर्ट को जांच करने के लिए जो है कि इसका निर्माण किया जाता है। और मैं बात करूं इसी के अंतर्गत कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य इसमें भी होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसमें 22 सदस्य जो है आपके कहां से होते हैं? 22 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं। कहां से होते हैं? लोकसभा से। और आपके जो 8 सदस्य होते हैं उसकी अगर मैं बात करूं सॉरी मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहां पे आप लोगों को देख लेने हैं। और तो देखिए इसमें जो सदस्य होते हैं उनके बाद की अगर मैं बात करूं तो 22 टोटल सदस्य होते हैं। और ये 22 सदस्य में 15 आपके लोकसभा से होते हैं। कहां से होते हैं? लोकसभा से। और 7 जो है आपके राज्यसभा से होते हैं। कहां से होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 7 आपके जो है कि राज्यसभा से होते हैं। 1967 के बाद इसका अध्यक्ष। अब एक पॉइंट और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1967 के बाद से इनका जो अध्यक्ष होता था, 1967 से पहले इनका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से चुना जाता था। लेकिन 1967 के बाद क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था, ये अध्यक्ष आपका विपक्ष से चुना जाने लगा। कहां से चुना जाने लगा? विपक्ष से चुना जाने लगा। तो बताइए किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें और आगे की चीजों को देखते हैं। तो आगे जो आपका आता है उसकी अगर मैं बात करूं लोक उपक्रम समिति की। किसकी मैं बात करूं? लोक उपक्रम समिति।
तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों इसके बारे में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कैग की रिपोर्ट की जांच करना और जितने भी सार्वजनिक आय व्यय हैं, सार्वजनिक आय व्यय उसका जांच करना। इसमें भी जो है आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 आपके जो है कि लोकसभा से होते हैं। कहां से होते हैं? लोकसभा से। और 7 आपके कहां से होते हैं? राज्यसभा से। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं बात करूं इसका गठन कब हुआ? इसका गठन 1964 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? इसका गठन 1964 ईस्वी में हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में